हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डीएससी हिस्ट्री 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया 300 BC टू 1000 CE, इसकी यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 1 में आपके जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं वो सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, टोटल 5 टॉपिक्स, 5 चैप्टर आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं एंड ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं मौर्य पीरियड के बारे में। मौर्य पीरियड के बाद आर्किटेक्चर एंड आर्ट, इन सब में क्या चेंज हुए वो, एंड गुप्ता पीरियड के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम सबसे पहले जानते हैं मौर्य काल के दौरान मूर्तिकला कैसी थी। ठीक है, मतलब कि स्कल्पचर। मौर्य पीरियड के दौरान, मौर्य काल के दौरान जो मूर्तिकला थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, काफ़ी अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ उस टाइम पर बनी जो कि बाद में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई, जैसे अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ मौर्य काल की सबसे प्रमुख मूर्तिकला थी। सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसके शीर्ष पर सिंह की मूर्ति है एंड अब वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अब वही सारनाथ वाली सिंह की मूर्ति है। ठीक है, जिसको आप हर जगह देखते होंगे, जैसे जो सिक्के होते हैं उन पर भी वो अशोक स्तंभ का जो लोगो है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है उसका लोगो देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें एक सिंह की प्रतिमा है जिसके 3 मुख हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्य काल के दौरान जो सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकला थी या मूर्तिकला का उदाहरण बोल सकते हैं वो अशोक स्तंभ को ही माना जाता है, जो कि राजा अशोक ने बनवाए थे। एंड सबसे प्रसिद्ध उसमें हुआ सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ। ठीक है, इसके अलावा मौर्य काल के दौरान जो मूर्तियाँ होती थी वो सबसे खास बात उनकी ये है कि वो चमकदार होती थी, उनके ऊपर पॉलिश की होती थी। ठीक है, मतलब कि पॉलिश युक्त चमकदार मूर्तियाँ बनाई जाती थी मौर्य काल के दौरान। ये उनकी सबसे खास विशेषता थी कि वो मूर्तियों पर पॉलिश करते थे उसको चमकदार बनाने के लिए। जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं वो भी काफ़ी चमकदार हैं। ठीक है, ये जो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है ये धार्मिक तथा लोक परंपराओं से प्रेरित थी तथा ये मूर्तियाँ भारी भरकम और गहरे भावयुक्त होती थी। इन मूर्तियों को देखकर ऐसे लगता था कि जो भाव मूर्ति में दिखाए गए हैं वो रियल है, मतलब कि ये जो मूर्तियाँ होती थी काफ़ी वास्तविक तथा यथार्थवादी होती थी, इनको देखकर रियलिटी फील होती थी। ठीक है, ऐसे लगता था कि ये मूर्ति नहीं है बल्कि रियल में कोई है जो कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उस टाइम पर जो मूर्तियाँ हुई वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम बनाई जाती थी तथा गहरे भावयुक्त होती थी, उन मूर्तियों से भाव दिखते थे। ठीक है, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, जो कि धार्मिक व लोक परंपराओं से प्रेरित थी। एंड कुछ जानवरों की मूर्तियाँ भी वहाँ पर मिली हैं, जैसे हाथी, बैल, सिंह आदि, इन सब जानवरों की मूर्तियाँ वहाँ पर मिली हैं। ठीक है, जो कि शक्ति, राज की सत्ता, इन सब का प्रतीक थी। आइए अब देखते हैं मौर्य काल के दौरान वास्तुकला। अगर हम बात करें वास्तुकला की मौर्य काल के दौरान, तो राजमहल तथा भवन का निर्माण किया जाता था। कैसे? लकड़ी से और पत्थर से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के द्वारा लकड़ी व पत्थर से बने भव्य महल बनवाए गए। ये किसने बताया है? मेगस्थनीज के अकाउंट से हमें पता चलता है। मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी उसमें हमको इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने जो राजमहल बनवाए थे, अपने भवन बनवाए थे, वो उन्होंने लकड़ी और पत्थर से बनवाए थे एंड वो काफ़ी भव्य होते थे। तो उस टाइम की जो वास्तुकला थी उसमें लकड़ी और पत्थर का उपयोग होता था। ठीक है, इसके अलावा स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। स्तूप का निर्माण पहले नहीं होता था, अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाना शुरू किया। ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए, खास तौर पे जो बौद्ध धर्म था उसके प्रचार के लिए अशोक ने स्तंभ बनवाए। ठीक है, पूरे भारत में उन्होंने अलग अलग जगह पर स्तूप बनवाए, जैसे सांची स्तूप। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने अशोक स्तंभ लगवाया। तो इस तरीके से जो अशोक थे उन्होंने स्तूप का निर्माण क्यों करवाया था? धर्म का प्रचार करने के लिए।
ये आप सबको पता होगा कि अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उन्होंने अंतिम जो युद्ध लड़ा था वो कलिंग का युद्ध था, जिसमें लाखों लोगों की हत्या देखकर उनका जो मन था वो दुखी हो गया। एंड तब उन्होंने सोचा कि वो आगे कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। एंड तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए। एंड उन्होंने महसूस किया कि ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। एंड इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है, ताकि और जो लोग हैं उन तक भी वो बातें पहुंचे। नेक्स्ट आता है गुफा वास्तुकला। उस टाइम पर हमको गुफा वास्तुकला देखने को मिलती है। बहुत सारी गुफाएं थी, जैसे बागाबर, नागार्जुनी, ठीक है। ये जो गुफाएं थी ये आजीविक संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी। एंड ये जो गुफाएं होती थी इन पर भी हमको चित्रकारी देखने को मिलती थी, ठीक है। तो उस टाइम पर गुफाएं भी बनवाई किसने, मौर्य शासकों ने। नेक्स्ट आता है स्तंभ निर्माण। स्तंभ निर्माण भी अशोक ने करवाया, ठीक है। स्तंभ पर उन्होंने धम्म लेख अंकित करवाए। धम्म मतलब कि धर्म क्या है हमारा, हमें क्या क्या धर्म पालन करने चाहिए, ये उन्होंने इसलिए लिखवाया था ताकि उनकी जो प्रजा है वो भी उसको पढ़कर बौद्ध धर्म से प्रेरित हो एंड वो उन धर्मों का पालन करें, उन बातों का पालन करें जो कि अशोक लिखवा गए हैं स्तंभ पर, ठीक है। तो पूरे भारत में अशोक ने स्तंभ भी लगवाए जिन पर उन्होंने धम्म लेख अंकित करवाए। ये एकाश्म पत्थरों से बने हुए थे, ठीक है। एकाश्म पत्थर मतलब सिंगल स्टोन का इसमें यूज हुआ था, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं टेराकोटा कला के बारे में। टेराकोटा कला जो थी ये भी मौर्य काल के दौरान काफ़ी प्रचलित हुई। ये एक तरीके की लोक कला थी, ठीक है, जिसमें विशेष रूप से आम जनता के द्वारा धार्मिक और सामाजिक वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। लोक कला मतलब कि जो लोगों की कला हो जिसका उपयोग आम जनता करती हो, ठीक है। एंड टेराकोटा जो था इस कला का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन वहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि ये काफ़ी आसान थी, ठीक है, मिट्टी से बनाई जा सकती थी, इससे जो वस्तुएं होती थी वो मिट्टी से बन सकती थी, ठीक है। एंड आम जनता जो होती थी वो धार्मिक और सजावटी वस्तुएं बनाती थी मिट्टी से, ठीक है। जैसे मिट्टी के दिए, वो धार्मिक हो गया, ठीक है। सजावटी वस्तुएं जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है। बहुत सारी टेराकोटा मूर्तियाँ मिली है, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है जो कि देवताओं से संबंधित है, देवी देवताओं से। पशु पक्षियों की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली है टेराकोटा की, ठीक है। एंड इनका उपयोग पूजा और सजावट के लिए होता था। इसके अलावा कुछ घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे खिलौने, दीपक, बर्तन, ये सब भी टेराकोटा मिट्टी से बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये भी वहां पर देखने को मिलता है जो कि आम लोग भी आसानी से बना सकते थे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्रेरणा के स्रोत। मतलब मौर्य काल के दौरान जो कला का विकास हुआ उसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, ठीक है। मौर्य काल के दौरान जितनी भी कलाएं थी उसकी प्रेरणाएं उनको कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन उनकी क्या थी। तो फर्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म से उनको इंस्पिरेशन मिली। जैसे अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था, बौद्ध धर्म के वो समर्थक बन गए थे। एंड अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया गया, जिससे उस टाइम की जो मौर्य कला थी, मौर्य काल से रिलेटेड उस टाइम की जो कला थी उसमें हमको बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। कला में बौद्ध प्रतीकों जैसे धर्मचक्र, बुद्ध के चरण चिन्ह आदि का प्रयोग वहां पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हमको बौद्ध धर्म का कुछ भी नहीं देखने को मिलता कला में, ठीक है। बौद्ध धर्म का कोई भी प्रभाव हमको कला में नहीं देखने को मिलता चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। लेकिन जब अशोक का टाइम पीरियड आया एंड जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उस टाइम की जो कला थी उसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को तथा उन चीज़ों के प्रभाव को देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में जो भी घटनाएं घटित हुई, बुद्ध के जो भी प्रतीक चिन्ह थे, उन सब का उपयोग हमें कला में देखने को मिलता है अशोक के टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैन धर्म तथा आजीविक संप्रदाय। इन संप्रदायों ने भी मौर्य काल की कला पर प्रभाव डाला। जैसे बाराबर गुफाओं में अशोक द्वारा आजीविकों के लिए निर्माण किए गए, ठीक है। जो अलग अलग गुफाएं थी हमने ऊपर भी पढ़ा था गुफा वास्तुकला में। तो
बराबर गुफा तथा जो दूसरी गुफाएं थी वो किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी इन्हीं आजीविकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक विश्वास। यक्ष, यक्षिणी, नाग, देवी की मूर्तियां जो कि लोक आस्था से प्रेरित थी वो भी हमको यहाँ से मिली हैं। ठीक है, जो कि हमें बताती है उस टाइम पर धार्मिक विश्वास कैसा था। तो मौर्य काल के दौरान हमको धार्मिक विश्वास पर आधारित भी मूर्तियां देखने को मिलती है, स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राज, सत्ता तथा धर्म। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कला का उपयोग किया। ठीक है, एंड उन्होंने अलग अलग स्तंभ लेखन करवाए। ठीक है, स्तंभ बनवाए, स्तूप बनवाए, इन पर उन्होंने धर्म लेख लिखवाया। ठीक है, तो ये सब भी हमें उस टाइम पर मौर्य कला में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इन सब चीज़ों का मौर्य कला पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। आइए अब हम देखते हैं मौर्यकालीन समाज की कुछ विशेषताएं। अगर हम बात करें मौर्यकालीन समाज की, तो मौर्यकालीन समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन राजकीय नियंत्रण ज़्यादा प्रभावी था। इस वजह से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। ठीक है, जाति व्यवस्था तो थी लेकिन जातिवाद नहीं था, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था। ठीक है, क्योंकि राजकीय नियंत्रण प्रभावी था, राजा जो था वो प्रभावी था। इसलिए नारी की स्थिति की बात करें तो महिलाएं जो थी वो शिक्षा तथा धार्मिक कार्यों में कम सम्मिलित होती थी। महिलाओं को शिक्षा कम दिलवाई जाती थी, ज़्यादातर महिलाएं शिक्षित नहीं होती थी। ठीक है, धार्मिक कार्यों में भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही सीमित थी, बहुत ही कम थी। काफ़ी कम ऐसी महिलाएं हैं जो कि देखने को मिलती है धार्मिक कार्यों में। ठीक है, व्यवसाय तथा व्यापार अगर हम देखें तो व्यापार, कृषि, पशुपालन, कारीगरी आदि सामाजिक जीवन के मुख्य आधार थे। कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ लोग कृषि करते थे, कुछ लोग पशुपालन करते थे। तो यही उस टाइम पर लोगों की जीविका थी, आजीविका थी। ठीक है, नगर व्यवस्था कैसी थी देखिए, पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर थे जो कि सुव्यवस्थित थे। प्रशासन तथा नगर नियोजन के उदाहरण वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ नगर थे जो कि अच्छे से व्यवस्थित थे, कुछ नगर थे जो कि व्यवस्थित नहीं थे। तो हर टाइप के, हर तरह के नगर हमें देखने को मिलते हैं मौर्य काल में। ठीक है, आइए देखते हैं मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में। कल्चर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। तो मौर्यकालीन संस्कृति की बात करें तो उस दौरान धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे परंतु उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया। ठीक है, हालांकि अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म को, लेकिन ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्म के लोगों का वो सम्मान करते थे। ठीक है, एंड इस तरीके से हमको वहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। बौद्ध संस्कृति का अशोक ने प्रसार किया। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने स्तूप बनवाए, स्तंभ बनवाए। ठीक है, बहुत सारे विहार बनवाए। विहार क्या होते थे? जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी जहाँ पर रहते थे, मोंक्स एंड नन्स जहाँ पर रहते थे, उनको विहार कहा जाता था। तो अशोक ने बहुत सारे विहार बनवाए। शिलालेखों का निर्माण करवाया। शिलालेख मतलब शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर लेख लिखवाना। ठीक है, तो वो सब उन्होंने करवाए, निर्मित। धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति जो थी वो नैतिकता, सहिष्णुता तथा अहिंसा पर आधारित थी। वो मानते थे कि हर व्यक्ति को नैतिकता का पालन करना चाहिए। सहिष्णुता मतलब समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तथा हमारा जो भी धर्म है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे धर्म की भी इज्जत करें। ठीक है, दूसरे धर्म या दूसरी जाति के लोगों से हम भेदभाव ना करें। तो ये सहिष्णुता भी उनकी एक नीति थी। एंड अहिंसा का वो पालन करना चाहते थे तथा दूसरे लोगों को भी अहिंसा का पालन करने का संदेश देते थे। एंड यही उनकी धम्म नीति थी। ठीक है, यही उनकी संस्कृति का मुख्य आधार था, धम्म नीति थी। नेक्स्ट देखिए, साहित्य व भाषा। उस टाइम की जो भाषा थी उसमें पाली और प्राकृत का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ लेख हमें पाली भाषा में मिले हैं, कुछ लेख प्राकृत भाषा में मिले हैं। प्रशासनिक आदेशों तथा धर्म संदेशों को आम जनता की भाषा में लिखा जाता था। जो भी प्रशासनिक आदेश होते थे, राजा के जो भी आदेश होते थे, धर्म से रिलेटेड जो भी संदेश होते थे, उसको आम जनता की भाषा में लिखा जाता था, लोकल लैंग्वेज में,
ताकि सभी लोग उसको समझ पाए। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, मौर्य काल में कला, समाज और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। ये काल भारत में राजनीतिक एकता का प्रतीक होने के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि तथा धार्मिक सहिष्णुता का भी एक युग था। इस दौरान कला के क्षेत्र में स्तूप, स्तंभ, गुफाएं, मूर्तियां आज भी मौर्यकालीन वैभव का प्रमाण है, जो कि आज भी स्थित है। ठीक है, आइए, अभी हमने मौर्य काल के दौरान कला के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल की कला के बारे में। जब मौर्य साम्राज्य या मौर्य शासन काल का अंत हो गया था, पतन हो गया था, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मतलब कला और स्थापत्य में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या विकास इसमें देखे गए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए एंड चेंजेस हुए, आइए जानते हैं। तो मौर्योत्तर काल में मतलब कि मौर्य वंश के पतन के बाद अनेक राजवंश आए दूसरे, जिन्होंने कला को संरक्षण दिया, जैसे शुंग वंश, सातवाहन, कुषाण। ये कुछ राजवंश थे जो कि मौर्य वंश के पतन के बाद आते हैं एंड इन्होंने कला को, स्थापत्य को संरक्षण दिया एंड इसमें लगातार विकास की ओर कदम बढ़ाए। ठीक है, उस टाइम पर भी बौद्ध धर्म जो था वो बढ़ रहा था, बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, एंड बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, प्रचार हो रहा था। एंड क्योंकि उस टाइम भी बौद्ध धर्म का प्रसार जारी था, तो लगातार ये जो दूसरे राजवंश आए, इन्होंने स्तूप, विहार, चैत्य, इन सब का निर्माण करवाया, जिससे धार्मिक स्थापत्य का विकास हुआ। धार्मिक स्थापत्य मतलब कि रिलीजियस आर्किटेक्चर। ठीक है, जब मंदिर बनवाए जाते हैं, स्तूप या विहार बनवाए जाते हैं, मोनेस्ट्रीज बनवाई जाती है, तो क्योंकि वो धार्मिक उद्देश्य से बनाई जाती है, धार्मिक उद्देश्य होता है उसको निर्मित करने के पीछे, तो इसलिए उसको धार्मिक स्थापत्य कहा जाता है। ठीक है, एंड मौर्य वंश के पतन के बाद जो मौर्योत्तर काल था, उसमें भी धार्मिक स्थापत्य का विकास निरंतर होता रहा। पहली बार बौद्ध मूर्ति कला में नेगेटिव आर्ट मतलब कि कथा प्रधान चित्रण व बुद्ध की मानवीय मूर्ति का चित्रण हुआ। अब नेगेटिव आर्ट क्या होती है? एक तो आर्ट होती है जिसमें जस्ट पिक्चर होती है किसी भी चीज़ की, क्या बनी होती है, एक मूर्ति बनी होती है या चित्र बना होता है। ठीक है, किसी से भी संबंधित। एक होती है कथा प्रधान चित्रण। कथा प्रधान चित्रण का मतलब क्या होता है? ऐसा चित्र जो कि हमको किसी कथा के बारे में बताएं। ठीक है, ऐसा चित्र जो कि हमको कथा की तरह देखने में लगे कि ये कथा चल गई है। ठीक है, जिससे हमको किसी कथा के बारे में पता चले, तो वो कथा प्रधान चित्रण होता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी जो बुक्स होती है, स्टोरी बुक्स, उसमें ऐसे ही एक स्टोरी होती नहीं है, बस उसके कई कई चित्र बने होते हैं। ठीक है, एंड बच्चों को वो चित्र देखकर खुद स्टोरी क्रिएट करनी होती है, तो वो भी कथा प्रधान चित्रण हो गया। कथा प्रधान चित्रण वही होता है कि जब चित्र बने हुए हैं, चित्र देखकर हमें खुद उसकी कहानी का पता चले कि हाँ, इस चित्र में ये दिखाया गया है, तो ये कहानी हुई होगी, ये घटना घटित हुई होगी। ठीक है, तो वो होता है कथा प्रधान चित्रण। पहली बार बौद्ध मूर्ति कला में नेगेटिव आर्ट मौर्योत्तर काल में ही देखा गया। ठीक है, मौर्योत्तर काल में मतलब कि मौर्य काल के बाद का जो टाइम पीरियड था, उसमें पहली बार नेगेटिव आर्ट का उद्भव होता है। एंड पहली बार बुद्ध की मानवीय मूर्ति का चित्रण भी मौर्योत्तर काल में हुआ था, जब बुद्ध की मानवीय मूर्ति दिखाई गई, निर्मित की गई। इससे पहले बुद्ध को या बुद्ध के जीवन में घटित जो घटनाएं थी, उनको एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाता था, जैसे अश्व, वटवृक्ष, चक्र। ठीक है, इन सब के माध्यम से पहले बौद्ध के जीवन की घटनाओं को बताया जाता था, दिखाया जाता था। लेकिन अब पहली बार मौर्योत्तर काल में बुद्ध की मानवीय मूर्ति का चित्रण किया गया, मतलब बुद्ध को एक मानव के रूप में दिखाया गया। ठीक है, पहली बार बुद्ध की मानवीय मूर्ति मौर्योत्तर काल में ही बनाई गई थी, निर्मित की गई थी। इस काल में अनेक क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, जैसे मथुरा, गांधार, अमरावती शैली, इन सब का विकास भी मौर्योत्तर काल में ही हुआ। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं स्तूप वास्तुकला की विशेषताएं। स्तूप वास्तुकला जो थी, ये भी सबसे ज़्यादा इसी काल में विकसित हुई, मौर्योत्तर काल में। ठीक है, हालांकि मौर्य काल में इसका प्रादुर्भाव हो गया था। ठीक है, प्रारंभ हो गया था स्तूप कला का या स्तूप वास्तुकला का, लेकिन इसका जो आगे का विकास था वो मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि जो स्तूप होता है
उसकी संरचना कैसी होती है। तो स्तूप जो है वो एक अर्ध गोलाकार ढांचा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हर्मिका तथा छत्रावली होती है। चारों दिशाओं में तोरण यानी कि प्रवेश द्वार होते हैं तथा वेदिका यानी कि घेरा होता है। एक बार मैं आपको इसका चित्र दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्तूप की संरचना होती है, जिसमें ये जो पार्ट होता है ये पूरा स्तूप कहलाता है, ठीक है। एंड इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं छतरी बनी हुई है, जिसको छत्रावली भी कहा जाता है। एंड जिस पर छत्रावली होती है उसको हर्मिका कहा जाता है, ठीक है। जिसके ऊपर छत्र बनाया जाता है या फिर खड़ा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। एंड ये जो स्तूप होता है इसके चारों तरफ एक घेरा होता है जिसको वेदिका कहा जाता है। देखिए ये की वेदिका, ठीक है, ये इस साइड भी है, इस साइड भी है, मतलब बाउंड्री बनी होती है जिसको वेदिका कहा जाता है, ठीक है। एंड स्तूप में 4 तोरण द्वार होते हैं, ठीक है, एक येगा, एक ये एंड एक ये 4 तोरण द्वार होते हैं, ठीक है, जहाँ से स्तूप में एंट्री की जा सकती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है स्तूप का, ठीक है। सबसे मेन जो पार्ट होता है स्तूप का वो वेदिका और तोरण ही होता है, क्योंकि वेदिका पर एंड जो तोरण द्वार होता है उस पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण मिलता है, ठीक है, कि बुद्ध के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, जातक कथाओं के चित्रण मिलते हैं, ठीक है। बौद्ध प्रतीकों का भी अलंकरण उन पर देखा जाता है। तो सजावट और विस्तार के लिए सबसे मेन जो पार्ट होता है वो वेदिका और तोरण होता है, ठीक है। जितनी भी सजावट विस्तार किया जाता है स्तूप का, या जो भी कथा कहानी का अलंकरण किया जाता है, जो भी चित्र बनाए जाते हैं, वो सब कुछ वेदिका पर और तोरण पर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेदिका पर हमें उभरी हुई मूर्तिकला यानी कि रिलीफ पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। रिलीफ स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं वेदिका के ऊपर, ठीक है, जिससे हमको बौद्ध घटनाओं का पता चलता है। बौद्ध धर्म में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, बुद्ध के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, जातक कथाएं, इन सब का चित्रण हमें वेदिका और तोरण पर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, जब बुद्ध घर से चले गए थे, धर्म चक्र प्रवर्तन इत्यादि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है रिलीफ मूर्तिकला। अब रिलीफ मूर्तिकला क्या होती है। रिलीफ मूर्तिकला, जिसे रिलीफ स्कल्पचर भी कहा जाता है, ये एक ऐसी कला शैली है जिसमें आकृतियाँ किसी ठोस सतह है जैसे पत्थर या दीवार पर उभरी हुई होती है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें कोई ठोस सतह होगी, या तो पत्थर होगा या दीवार होगी, जिस पर आकृतियाँ बनाई जाएगी जो कि उभरी हुई होगी, जिनको देख के ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल जीवंत है, वास्तविक है, ठीक है। मौर्योत्तर काल में ये जो शैली थी ये बौद्ध धर्म की कथा प्रधान कला में बहुत विकसित हुई, ठीक है। मौर्योत्तर काल में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। एंड बौद्ध धर्म की कथा प्रधान कला जो थी उसके रूप में ये विकसित हुई, क्योंकि ये जो रिलीफ मूर्ति कला थी इसको देखकर ऐसे लगता था जैसे कोई कथा हमारे सामने चल रही है, ठीक है, कहानी का हमें अनुभव होता था उस चित्रकला को देखकर, ठीक है, वास्तविकता का अनुभव होता था। आइए एक बार दिखा देती हूँ मैं रिलीफ मूर्तिकला कैसी होती है। पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। इसमें उभरी हुई आकृति होती है, मूर्तियाँ सतह से बाहर की ओर उभरी हुई होती है, जिससे उनमें गहराई तथा जीवंतता आती है। मतलब कि वो जो मूर्ति है, क्योंकि वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, तो इससे ऐसे लगता है कि वो जो मूर्ति है वो जीवंत है, ठीक है, जैसे अभी बोल पड़ेगी, चल पड़ेगी। बहुत ही जीवंत मूर्ति देखने में वो लगती है, क्योंकि वो उभरी हुई आकृति होती है, रेज्ड फिगर्स होते हैं इसलिए। कथा प्रधान चित्रण होता है रिलीफ स्कल्पचर के द्वारा, ठीक है। रिलीफ जो मूर्तिकला है इसका उपयोग ज़्यादातर कथा प्रधान चित्रण के लिए ही किया जाता है। बौद्ध धर्म की जातक कथाएं बताने के लिए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिखाने के लिए, उस टाइम पर आम जनजीवन कैसा था वो दिखाने के लिए, ठीक है, पूजा दृश्य, इन सबको इस रिलीफ मूर्तिकला के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, उस टाइम पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो लिखी हुई बातें उन्हें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब वो ऐसी मूर्तिकला देखते थे जो कि कथा प्रधान शैली में होती थी, तो उनको उस मूर्तिकला को देखकर ही सारी बातों का ज्ञान हो जाता था, सारी बातें उन्हें पता चल जाती थी उस
मूर्तिकला को देखकर ही। ठीक है, तो इसलिए मूर्तिकला उस टाइम पर ऐसी बनाई जाती थी जो कि नरेटिव हो, जो कि कथा प्रधान हो, ताकि लोग चित्र को देखकर, मूर्ति को देखकर कहानी का अनुमान लगा सके कि वास्तविक में कौन सी घटना घटित हुई। ठीक है, इसके अलावा प्रतीकात्मकता होती है इसमें, रिलीफ मूर्तिकला में। प्रारंभ में बुद्ध को सीधे नहीं दिखाया जा रहा था, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं होती थी। ठीक है, बुद्ध की कोई जीवंत हमें मूर्ति देखने को नहीं मिलती थी पहले के टाइम में, मौर्य काल में। लेकिन मौर्योत्तर काल में बुद्ध की जीवंत प्रतिमा बनाई गई। ठीक है, अब मौर्य काल से पहले जब बुद्ध को सीधे नहीं दिखाया गया, तो उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे अश्व को किस लिए बनाया जाता था? महाभिनिष्क्रमण दिखाने के लिए। महाभिनिष्क्रमण वो समय जब बुद्ध ने अपने घर का परित्याग कर दिया था। ठीक है, वटवृक्ष क्या दर्शाता था? ज्ञान प्राप्ति। चक्र दर्शाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। पद चिन्हों का उपयोग बुद्ध की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से प्रतीकों का, चिन्हों का उपयोग किया जाता था बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं बताने के लिए। ठीक है, उसमें ये जो रिलीफ मूर्तिकला होती है, इसमें भी प्रतीकात्मकता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाव प्रकाश व गतिशीलता। ये जो रिलीफ स्कल्पचर होते हैं, रिलीफ मूर्तिकला होती है, इसमें मूर्तियों में चेहरे के भाव, शरीर की गति, वस्तुओं की लहर आदि को बारीकी से दर्शाया जाता है, जिससे मूर्ति और भी जीवंत लगती है और भी यथार्थवादी लगती है। इसमें यथार्थपरकता होती है, रियलिज्म। इसमें दैनिक जीवन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, आम जनता के दृश्य बहुत ही यथार्थ रूप से उकेरे जाते हैं। ठीक है, सजावटी होती है ये, मतलब इसमें मूर्तियों में जो वस्त्र है, आभूषण है, उन सबको अत्यंत अलंकरण युक्त शैली में बनाया जाता है, ताकि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि सच में इस मूर्ति में जो व्यक्ति दिखाया गया है, इसने ये आभूषण, ये वस्त्र पहन रखे हैं, बिल्कुल ऐसा रियलिस्टिक व्यू उसमें देखने में लगता है। ठीक है, भेड़ों संयोजन, मतलब एक ही दृश्य में कई पात्रों, घटनाओं को एक साथ संयोजित किया जाता है, जिससे एक गहन कथा का निर्माण हो। ये मेन खास बात है रिलीफ स्कल्पचर की, किसमें बहुत सारे लोगों को एक ही साथ दिखाया जाता है। ठीक है, एंड सबकी आकृति उभरी हुई होती है, तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग सच में एक जगह खड़े हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कथा की तरह उसको दिखाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक झलक। इन मूर्तियों में समाज की स्त्रियां, संगीतकार, व्यापारी, पशु, त्योहार आदि का चित्रण मिलता है, जो कि तत्कालीन समाज की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, आइए अब हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल रिलीफ मूर्तिकला का। ये देखिए, ये है रिलीफ मूर्तिकला का उदाहरण। ऐसे बनाई जाती थी रिलीफ मूर्तिकला। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, पहली चीज तो इतने सारे लोगों को एक साथ दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा बिल्कुल उभरी हुई आकृति है, जैसे ये बच्चा खड़ा है तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये सच में खड़ा है, कितनी उभरी हुई आकृति इसमें बनाई गई है। तो ऐसे ही होता था रिलीफ मूर्तिकला में। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर ये भी कितना उभरा हुआ है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वास्तविक में खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलीफ मूर्तिकला की ये पहचान है कि इसमें उभरी हुई आकृति होती है, देखकर ऐसे लगता है जैसे सच में वो व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल यथार्थवादी लगती है, देखने में एकदम रियलिस्टिक व्यू लगता है। ठीक है, एंड इन सबके आप कपड़ों को देख सकते हैं, इनके कपड़ों में सिलवटें भी हैं, एंड ऐसे लग रहा है जैसे सच में इन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं। तो इसी तरीके की होती है रिलीफ मूर्तिकला। आइए अब हम देखते हैं प्रमुख स्थल जहाँ पर हमें रिलीफ मूर्तिकला देखने को मिलती है। जैसे सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हमें जो तोरण द्वार है, सांची स्तूप में जो तोरण है, उन पर जातक कथाएं इसी तरीके की रिलीफ मूर्तिकला के तरीके से ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में जो तोरण द्वार है, उन पर हमें जातक कथाएं जो है वो रिलीफ मूर्तिकला में ही देखने को मिलती है। बुद्ध के जीवन भी रिलीफ मूर्तिकला शैली में ही चित्रित है। ठीक है, इसके अलावा भरहूत एक जगह है जहाँ पर प्रारंभिक बौद्ध रिलीफ कला का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। अमरावती में भी बारीक, गतिशील तथा सजीव रिलीफ मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं सांची और अमरावती कथा प्रधान मूर्तिकला का अध्ययन। तो देखिए, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, बौद्ध कला का भी विकास हुआ। बुद्ध की कथाओं तथा जीवन घटनाओं को चित्रित करने के लिए रिलीफ मूर्तिकला का उपयोग किया गया। ठीक है, ताकि वो और भी ज़्यादा आकर्षक लगे
एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको देखकर बुद्ध के जीवन के बारे में जान सकें। तो इसलिए बुद्ध की जो जीवन कथाएं थी उनको ज़्यादातर रिलीफ मूर्तिकला में ही निर्मित किया जाता था, क्योंकि ये जो रिलीफ मूर्तिकला थी ये सबसे ज़्यादा आकर्षक लगती थी एंड लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी अपनी तरफ। इस कला का सबसे सुंदर उदाहरण हमें सांची में देखने को मिलता है। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत में, ठीक है, एंड अमरावती में यानी कि दक्षिण भारत में भी हमें इसका जो प्रभाव है या उदाहरण है वो देखने को मिलता है। सांची की देख लेते हैं पहले। सांची की कथा प्रधान मूर्तिकला, रिलीफ मूर्तिकला। तो देखिए, सांची में मध्य प्रदेश में भोपाल के पास सांची स्तूप है, जिसमें तोरण द्वार पर हमको रिलीफ मूर्तिकला देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो सांची स्तूप था इसका संरक्षण किसने किया? शुंग तथा सातवाहन राजवंश ने। एंड इसमें जो प्रमुख स्तूप है वो है सांची स्तूप, ठीक है, जो भी सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। सांची एक जगह का नाम है, ठीक है, सांची एक जगह का नाम है जहाँ पर और भी स्तूप हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है वो सांची स्तूप संख्या 1 है, ठीक है। जो पहला सांची स्तूप है वो सबसे बड़ा भी है, सबसे प्रसिद्ध भी वही है। विशेषताएं देखिए इसकी, इसमें तोरण तथा वेदिका पर मूर्तिकला उकेरित की गई है, ठीक है। चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हुए हैं तथा वेदिका मतलब जो घेरा बना हुआ है उस पर हमें रिलीफ मूर्तिकला देखने को मिलती है, जो कि हमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में बताती है। प्रतीकात्मक शैली भी इसमें हमें देखने को मिलती है, जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को मानवीय रूप में नहीं बल्कि प्रतीक रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। जैसे अश्व यानी घोड़ा दिखाता है महाभिनिष्क्रमण, वृक्ष बोधि वृक्ष जो है वो दिखाता है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। जो सिंहासन है वो निर्वाण दिखाता है, जब बुद्ध को निर्वाण मिल गया था, ठीक है। इसी तरीके से जातक कथाओं का चित्रण भी इसमें किया गया है। जातक कथाएं क्या होती है? जो बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कथाएं थी उनको जातक कथा कहा जाता है। एंड प्रमुख जातक कथाएं जैसे शिबी जातक, चंदन जातक, विसंती जातक, इन सब का चित्रण हमें मेनली सांची स्तूप में रिलीफ मूर्तिकला के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो स्थानीय जनजीवन था उसकी झलक भी देखने को मिलती है। स्त्रियाँ, वाद्य यंत्र, पशु, नर्तक, व्यापारी, इन सब का भी चित्रण देखने को मिलता है। कला की शैली कैसी है देखिए, सरल, संयमित, कम अलंकरण वाली मूर्तियां वहां पर हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं अमरावती की कथा प्रधान मूर्तिकला। तो अमरावती में भी कथा प्रधान मूर्तिकला मौजूद है, ठीक है, जो कि रिलीफ मूर्तिकला का ही एक उदाहरण है। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे, एंड इसका संरक्षण किया है सातवाहन तथा इक्ष्वाकु वंश ने, ठीक है। विशेषताएं देखिए इसकी क्या है? स्तूप की मूर्तिकला, मतलब कि वहाँ पर भी एक स्तूप है, अमरावती में भी एक स्तूप बना हुआ है जहाँ पर वेदिका, तोरण, ड्रम, इन सब पर बारीकी से क्या की गई है? सजावटी मूर्तियाँ निर्मित की गई है रिलीफ मूर्तिकला शैली में, ठीक है। बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं का भी चित्रण वहाँ से होता है। बुद्ध का मानवीय चित्रण किया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो सांची स्तूप था वहां पर बुद्ध का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया था, मतलब कि बुद्ध के जीवन को प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। लेकिन जो अमरावती का स्तूप है वहां पर बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। वहां पर बुद्ध की जीती जागती मानव रूपी प्रतिमा बनाई गई है। उसमें बुद्ध को खड़े होकर दिखाया गया है, ध्यान मग्न दिखाया गया है, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। तो इस तरीके से बुद्ध का मानवीय चित्रण हमें अमरावती में देखने को मिलता है। उच्च तकनीकी दक्षता, मतलब कि अत्यधिक पतली नुमा मूर्तियां बनाई गई हैं। वस्त्रों की पारदर्शिता है, मतलब वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे पहन ही नहीं रखे हैं, ठीक है। चेहरे के भाव साफ साफ दिखाई देते हैं। सजावट की बारीकियां, ठीक है, उनके जो आभूषण बनाए गए हैं वो बिल्कुल बारीकी से बनाए गए हैं, ठीक है। तो उच्च तकनीकी दक्षता हमें वहां पर रिलीफ मूर्तिकला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक सौंदर्य बोध। नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण वहाँ पर रिलीफ मूर्तिकला के रूप में किया गया है, ठीक है, अमरावती में स्तूप में। घुंघराले बाल, सुंदर वस्त्र आभूषण दर्शाए गए हैं। देवताओं, अप्सराओं, पशु पक्षियों का भी सुंदर अलंकरण किया गया है, ठीक है। सुंदर तरीके से उनको अंकित किया गया है वेदिका और तोरण द्वार पर। नरेटिव स्टाइल में ये दिखाई गई है, ठीक है, मतलब एक ही पैनल में कई घटनाएं दिखाई गई है। मूर्तियों में गति, भावना तथा दृश्य की नाटकीयता भी देखने को मिलती है। संरक्षण देखिए इसका किसने किया?
तो संरक्षण जो था उस टाइम पर कला का संरक्षण किया शुंग वंश ने। शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो प्रतीक थे जैसे सांची स्तूप या और जो स्तूप थे उनका विकास उन्होंने किया। इस काल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां काफ़ी बनाई गई, ठीक है, शुंग वंश के टाइम पीरियड के दौरान। सातवाहन वंश, इसने भी संरक्षण किया कला का, ठीक है। इसने अमरावती में जो स्तूप था उसका मुख्य संरक्षण किया। इन्होंने बौद्ध तथा हिंदू दोनों प्रकार की कला का संरक्षण किया। कुषाण वंश, इसमें जो राजा हुए कनिष्क, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। मथुरा तथा गांधार कला के भी वो प्रमुख संरक्षक बने। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग तथा संघ। व्यापारियों ने और आम जनता ने दान दिया। दान देकर उन्होंने गुफाओं, स्तूपों तथा मूर्तियों के निर्माण में सहयोग दिया, योगदान दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने, राजवंशों ने उस टाइम पर मौर्योत्तर काल में कला को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। आइए देखते हैं टेराकोटा कला। टेराकोटा कला जो थी उसमें क्या शामिल था? टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियाँ, खिलौने, ठीक है, स्त्रियों की आकृति, देवी देवता आदि, ये सब कुछ निर्मित किए जाते थे टेराकोटा से, ठीक है, मतलब एक मिट्टी से। टेराकोटा कला धार्मिक, सामाजिक व दैनिक जीवन की झलक प्रस्तुत करती थी। महिलाओं की सुशोभित मूर्तियाँ लोकप्रिय थीं। महिलाओं को आभूषण से सुशोभित किया गया था, ठीक है। एंड उस टाइम पर जो टेराकोटा कला थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हुआ, ठीक है। मूर्तियाँ, खिलौने काफ़ी ज़्यादा निर्मित किए जाते थे टेराकोटा से, ठीक है, टेराकोटा कला का उपयोग करके। इसमें क्या किया जाता था? एक तरीके से जो टेराकोटा मिट्टी थी उसके उपयोग से ये सब कुछ निर्मित किए जाते थे, ठीक है। एंड ये वहाँ की आम जनता जो थी वो भी बना सकती थी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बस मिट्टी चाहिए होती थी, टेराकोटा क्ले, एंड उससे हाथों से ये निर्मित की जा सकती थी, ठीक। आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख कला शैलियाँ। तो उस टाइम पर कुछ प्रमुख कला शैलियाँ थीं जो कि विकसित हुई, जैसे मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। मथुरा शैली मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसका विकास उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर भारत में, ठीक है। विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि इसने बुद्ध तथा जैन तीर्थंकर जो थे उनकी मूर्तियाँ पहली बार मानवीय रूपों में बनाई। इससे पहले बुद्ध तथा अन्य जो जैन तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियाँ मानवीय रूप में नहीं होती थी। खासतौर से बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं थी उनको प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता था, ठीक है। बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई थी या स्वयं बुद्ध को ही प्रतीकों, सिंबल्स के माध्यम से दिखाया जाता था कला में, ठीक है। लेकिन पहली बार मथुरा शैली में बुद्ध तथा जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियाँ थी वो मानवीय रूपों में बनाई गई, मतलब उसे मानव का रूप दिया गया, ठीक है। ये जो मूर्तियाँ होती थी ये लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। इनके चेहरे पर मुस्कान, शरीर का सौष्ठव तथा आध्यात्मिकता की झलक इसमें दिखाई देती थी, ठीक है। ये भारतीय शैली थी एंड इसमें विदेशी प्रभाव बहुत कम था। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की एक मूर्ति कला का, ठीक है। मथुरा शैली में बनाई गई है मूर्ति एंड ये आप देख सकते हैं चेहरे पर मुस्कान है एंड ये जो मूर्ति है इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। तो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का एक एग्जाम्पल है। आइए अब हम देखते हैं गांधार शैली। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट या गांधार शैली जो थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई थी। कुषाण के शासनकाल के दौरान ये विकसित हुई। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि इसमें ग्रीको, रोमन इत्यादि का प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो गांधार शैली थी इसमें ग्रीक तथा रोमन कला का प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्ध की मूर्तियों में घुंघराले बाल, ग्रीक वस्त्र तथा ग्रीक नाक नक्श दिखाए गए हैं, ठीक है। ये बनाने के लिए ग्रे पत्थर का उपयोग किया जाता था। जैसे मथुरा शैली में लाल पत्थर का उपयोग होता था, इसमें ग्रे पत्थर का उपयोग होता है, ठीक है। तथा बुद्ध को देवता के रूप में दर्शाया गया। यह शैली अधिक यथार्थवादी तथा भौतिक थी, ठीक है। नेक्स्ट आती है अमरावती शैली। अमरावती शैली जो थी ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुई थी, ठीक है। एंड इसमें जो मूर्तियाँ थी वो पतली होती थी, लचीली होती थी, गतिशील,
दिखाई देती थी। ठीक है, बुद्ध के जीवन की कथाओं का बारीक व सजावटी चित्रण इसमें किया जाता था। एंड ये श्वेत संगमरमर पत्थर से बनाई जाती थी। इसमें नारी सौंदर्य तथा अलंकरण का भी चित्रण देखने को मिलता था। ये देखिए, ग्रे पत्थर से बनाई हुई है, ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो आपको मूर्तिकला दिख रही है ये गांधार शैली में बनाई गई है। एंड इसमें देखिए ग्रे पत्थर का उपयोग किया गया है। बुद्ध के इसमें घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। ठीक है, एंड उनके जो फीचर्स हैं, नाक नक्श हैं, वो भी ग्रीक देखने को लगते हैं, देखने में ग्रीक लगते हैं। ठीक है, यूनानी। एंड ये देखिए, ये अमरावती शैली की एक मूर्तिकला का उदाहरण है। ठीक है, इसमें देखिए सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, अमरावती शैली को ये दर्शाती है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं मौर्योत्तर कला का क्या महत्व था, मतलब कि मौर्य काल के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें कला का क्या महत्व रहा। तो देखिए, ये जो काल था ये भारतीय मूर्तिकला के विकास का स्वर्ण युग था। बुद्ध को पहली बार मानव के रूप में मूर्तिकला में दर्शाया गया था इसी दौरान। ठीक है, धर्म, समाज, लोक जीवन के गहरे संबंधों को कला के माध्यम से व्यक्त किया गया, लोगों को बताया गया, दर्शाया गया। भारत की अलग अलग कथा शैलियों का विकास हुआ जो कि आगे चलकर गुप्त काल की क्लासिकल कला का आधार बनी। ठीक है, आइए अब हम यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हमको पढ़ना है पश्चिमी घाट की शैल वास्तुकला। तो भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में हमें शैल वास्तुकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत का जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र था वहीं पर शैल वास्तुकला विकसित हुई। एंड ये जो वास्तुशैली थी ये मुख्यतः बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, शैल वास्तुकला का अगर हम मतलब देखें तो शैल का मतलब होता है पहाड़ या चट्टान। ठीक है, शैल का मतलब क्या होता है, पहाड़ या चट्टान। एंड वास्तुकला का मतलब क्या होता है, एक तरीके का आर्किटेक्चर। ठीक है, वास्तुकला क्या होती है, आर्किटेक्चर, या हम बोल सकते हैं एक संरचनात्मक बदलाव करना। ठीक है, तो शैल वास्तुकला मतलब कि पहाड़ या चट्टान की संरचना बदल देना, उसमें एक संरचनात्मक बदलाव करना। ठीक है, पहाड़ या चट्टान को काट कर उसमें कुछ आर्किटेक्चरल हम संरचना बनाएं। ठीक है, स्थापत्य संरचना विकसित करें, तो यही शैल वास्तुकला कहलाती है। जैसे पहले क्या होता था, पहाड़ या चट्टान को काट कर स्थापत्य संरचनाएं बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे गुफाएं, चैत्य, विहार, मंदिर इत्यादि। तो जब पहाड़ या चट्टान को काट कर कोई स्थापत्य संरचना बनाई जाती है तो उसको शैल वास्तुकला कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र क्या क्या थे देखिए शैल वास्तुकला के, जहाँ पर हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, कार्ले, भीमाशंकर गुफाएं। ठीक है, जो कि रॉक आर्किटेक्चर मतलब कि शैल वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, ये जो गुफाएं होती है ये भी पहाड़ और चट्टानों को काट कर बनाई जाती हैं, इसलिए गुफा भी शैल वास्तुकला का ही उदाहरण है। ठीक है, कर्नाटक में बादामियों, पटडकल गुफाएं। एंड केरल और गोवा में भी हमें कुछ शैल आर्किटेक्चर मतलब कि शैल वास्तुकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, विशेषताएं देखिए क्या थी इसकी। शैल वास्तुकला की विशेषता यह है कि पहाड़ को तराश कर इसमें निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या किया जाता है इसमें, पहाड़ को तराश कर, पहाड़ को काट कर, चट्टानों को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर गुफाएं बनाई जाती थी। ठीक है, चट्टानों को क्या किया जाता था, ऊपर से नीचे की तरफ काटा जाता था एंड फिर गुफाएं बनाई जाती थी। ठीक है, अंदर से स्तंभ, छत, मूर्तियां तथा सभागार तराशे जाते थे। ठीक है, इस तरीके से पहाड़ को तराश कर गुफा का निर्माण किया जाता था जिसको शैल वास्तुकला के रूप में देखा जाता था। ठीक है, कुछ धार्मिक उद्देश्य भी होते थे शैल वास्तुकला के, जैसे गुफाओं का उपयोग भिक्षुओं के निवास, विहार, प्रार्थना तथा पूजा स्थलों के रूप में होता था। पहले जो साधु संत होते थे वो क्या करते थे, गुफाओं में ही समाधि लेते थे, गुफाओं में ही वो ध्यान लगाते थे। ठीक है, तो भिक्षु जो थे वो ज़्यादातर गुफाओं में ही रहते थे, गुफाओं में ही अपना गुजारा करते थे, गुफाओं में ही मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो इसलिए कुछ धार्मिक उद्देश्य भी थे शैल वास्तुकला के। ठीक है, सजावटी नक्काशी, गुफा की जो दीवारें होती थी, स्तंभ, इन सब पर सुंदर मूर्तिकला
बनाई जाती थी। जैसे महाराष्ट्र में अजंता एलोरा जो गुफाएं हैं वहाँ पर हमको बहुत सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, कई गुफाओं में चित्रकारी होती थी, मतलब कि चित्र बनाए जाते थे। कई गुफाओं में मूर्तिकला के हमें साक्ष्य देखने को मिलते थे। कई गुफाएं ऐसी होती थी जिसमें मूर्तिकला बनाई जाती थी दीवारों पर। ठीक है, जैसे बौद्ध जातक कथाएं, ठीक है, देवी देवता पौराणिक दृश्य, इन सब की नक्काशी की जाती थी ताकि जो लोग जाए वहाँ पर वो इन सब को देखकर पता कर सकें। ठीक है, कि क्या बौद्ध के जीवन की घटनाएं घटित हुई या क्या क्या पौराणिक घटनाएं हमारे इतिहास में घटित हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए सजावटी नक्काशी की जाती थी कई बार गुफाओं के ऊपर। ठीक है, ताकि गुफाएं आकर्षक लगें तथा गुफाओं में जो पेंटिंग है इनको देखकर हमको पता चल सके उस टाइम पीरियड में क्या क्या होता था। नेक्स्ट आता है सामूहिक योगदान। ठीक है, अब ये जो गुफाएं बनाई जाती थी इसमें एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता था, बहुत सारे लोग योगदान देते थे, तब शैल वास्तुकला का निर्माण होता था। जैसे राजा, व्यापारी, भिक्षु संघों आदि का संरक्षण इन शैल वास्तुकलाओं को मिलता था एंड सभी लोगों का इसमें योगदान होता था। ठीक है, व्यापारी जो थे वो धन का दान देते थे, राजा आदेश देते थे शैल वास्तुकला या गुफा के निर्माण करने का। ठीक है, भिक्षु संघ उसका संरक्षण करते थे, वहाँ पर रहते थे, उसका मेंटेनेंस करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से सामूहिक योगदान होता था इन गुफाओं के निर्माण में या इनके रख रखाव में। ठीक है, शैल वास्तुकला को विकसित करने में। आइए कुछ प्रमुख स्थल जानते हैं जो कि शैल वास्तुकला से जुड़े हुए हैं। पहला आता है अजंता गुफाएं। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक का टाइम पीरियड था जब ये निर्मित की गई थी। ठीक है, टोटल 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित मतलब कि उन गुफाओं में हमको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चित्रकारी या मूर्ति कला देखने को मिलती है। उन गुफाओं में बौद्ध के जीवन में घटी हुई घटनाओं को मूर्ति कला के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, या चित्रकला के रूप में बौद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, जातक कथाओं को दिखाया गया है। ठीक है, मतलब कि ये जो गुफाएं थी इसमें चित्रकला तथा मूर्तिकला दोनों का समावेश मिला है। अंदर जातक कथाएं तथा बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिखाई गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एलोरा गुफाओं की, तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। इन एलोरा गुफाओं में सबसे जो फेमस है वो है कैलाश मंदिर। ठीक है, जो कि एक ही चट्टान से तराशा गया है तथा धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। नेक्स्ट आती है कागले गुफा। कागले गुफा की बात करें तो ये सबसे बड़ा बौद्ध चैत्य हॉल है। ठीक है, लकड़ी के रूप में निर्मित है ये एंड इसकी जो छत की संरचना है वो भी लकड़ी से बनाई गई है। प्रवेश द्वार पर विशाल अश्वमुखी स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट आती है भीमाशंकर पांडवलेनी कन्हेरी। ठीक है, ये बौद्ध विहार है तथा लघु मूर्तिकला के सुंदर उदाहरण है। ठीक है, एंड ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आती है बादामी जो कि कर्नाटक में है। ये चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू तथा जैन गुफा मंदिर हैं। ठीक है, एंड चालुक्य काल में ये निर्मित किए गए थे। चालुक्य काल की ये कला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है धार्मिक विविधता। पश्चिमी घाट की जो वास्तुकला है, शैल वास्तुकला, उसमें हमको धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ शैल वास्तुकला ऐसी है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुछ जैन धर्म से तथा कुछ हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इस तरीके से पश्चिमी घाट की जो भी वास्तुकला है, शैल वास्तुकला, उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। ये गुफाएं न केवल धार्मिक स्थल थी बल्कि शैक्षणिक व ध्यान का केंद्र भी थी। ठीक है, आइए अब देखते हैं महत्व। ये जो शैल वास्तुकला थी पश्चिमी घाट की, ये भारत की प्राचीन स्थापत्य, मूर्तिकला तथा चित्रकला की विरासत को दर्शाती है। यह वास्तुकला धर्म, समाज व तकनीकी दक्षता का संगम है। ठीक है, एंड विश्व धरोहर स्थलों में से कई स्थलें यहाँ पर स्थित हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है
मतलब कि यूएनओ ने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है उनमें से काफ़ी ऐसे साइट्स हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, ये जो वास्तुकला है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंड प्राचीन धरोहर के रूप में लगातार प्रसिद्धि पा रही है। ठीक है, आइए देखते हैं निष्कर्ष। पश्चिमी घाट की शैल वास्तुकला भारतीय संस्कृति, धर्म तथा कला की एक जीवंत गाथा है जो कि हमें दिखाती है कि किस प्रकार प्राचीन भारत में प्रकृति से समरस होकर अत्यंत सुंदर व तकनीकी रूप से समृद्ध निर्माण संभव था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं गुप्त काल की कला, मंदिर, शैल गुफाएं तथा मूर्तिकला। गुप्ता काल जो था यानी कि गुप्ता पीरियड जो था उसमें भी मंदिर, शैल गुफा, मूर्तिकला, चित्रकला इनमें विकास हुआ। गुप्ता काल जो कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का था, इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जो युग था इसमें न केवल राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से बल्कि कला, संस्कृति, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस दौरान हुए। ठीक है, ये युग न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि कला, संस्कृति, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुप्ता सम्राट जो थे उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया तथा विभिन्न कला रूपों को संरक्षण प्रदान किया। इस युग की स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, शैल गुफा स्थापत्य में उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता तथा सौंदर्य बोध देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं मंदिर वास्तुकला। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। मंदिर वास्तुकला जो है इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि ये मंदिर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, स्थायी मंदिर निर्माण की शुरुआत मंदिर वास्तुकला से ही हुई। स्थायी मंदिर बनाए गए। ठीक है, गुप्त काल से पहले अधिकतर मंदिर जो थे वो लकड़ी के होते थे या मिट्टी के होते थे जो कि स्थायी नहीं होते थे। ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड या कुछ टाइम पीरियड के लिए होते थे, टेम्पररी। लेकिन इस युग में, गुप्ता युग में पहली बार पत्थर से स्थायी मंदिरों का निर्माण हुआ। इससे पहले मंदिर लकड़ी के या मिट्टी के बनते थे, अस्थायी। ठीक है, लेकिन पहली बार गुप्ता पीरियड में मंदिर वास्तुकला में ये चेंज आया कि पत्थर से स्थायी मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है गर्भगृह। मंदिर का मुख्य कक्ष जहाँ पर देवताओं की मूर्ति स्थापित होती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। ये मंदिरों में ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मंडप। मंडप एक खुला या बंद सभा कक्ष होता था जहाँ पर पूजा और यज्ञ होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिखर। गर्भगृह के ऊपर का जो ऊंचा भाग होता था जो कि मंदिर को ऊंचाई देता था उसको शिखर कहा जाता था। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर होता था ये स्थित, एंड ये सबसे ऊंचा भाग होता था जिससे मंदिर दूर से ही दिखाई देता था। ठीक है, मंदिर को ऊंचाई देने का काम ये करता था। नेक्स्ट है प्लिंथ, आधार। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था जिससे उसकी भव्यता बढ़ती थी, इसी को प्लिंथ कहा जाता था। ठीक है, इसी काल में नागरा शैली का उदय हुआ जो कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की मुख्य शैली बनी। आइए हम एक बार देख लेते हैं नागरा शैली कैसी होती है। देखिए, अगर हम नागरा शैली के उदाहरण देखें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है नागरा स्टाइल टेम्पल का। ठीक है, नागरा शैली का उपयोग ज़्यादातर मंदिरों के निर्माण के लिए ही किया जाता था मेनली। इसमें क्या होता था, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है प्लिंथ। ठीक है, जो कि एक ऊंचा चबूतरा होता था जिस पर मंदिर स्थित होता था। ठीक है, ये एक ऊंचा चबूतरा होता था, प्लिंथ बोलते थे जिसको, जो कि मंदिर को आधार से ऊंचाई प्रदान करता था। ठीक है, उसके बाद आता है मंडप। मंडप जो है ये एक हॉल होता था जहाँ पर क्या होता था, फेस्टिवल के टाइम पर जो श्रद्धालु थे वो इकट्ठे होते थे। ठीक है, एंड वो क्या करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, यज्ञ, सत्संग, कीर्तन, तो उसको मंडप कहा जाता था। उसके बाद आता है गर्भगृह जिसमें देवी देवताओं की या भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, एंड गर्भगृह के जस्ट ऊपर क्या होता था, शिखर, जो कि मंदिर को ऊंचाई प्रदान करता था। शिखर जो था ये बहुत ऊंचा बनाया जाता था ताकि दूर से मंदिर दिखाई दे। ठीक है, एंड शिखर जो था ये क्या करता था, मंदिर को ऊंचाई प्रदान करता था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नागरा शैली में बने हुए मंदिरों के प्रमुख उदाहरण। जैसे
दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित था, ठीक है, एंड ये भगवान विष्णु को समर्पित था। इसका भव्य शिखर था, मंडप के साथ नागरा शैली का ये सुंदर उदाहरण है। इसमें दीवारों पर रामायण तथा महाभारत से लिए गए दृश्य उकेरे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भीतरगाम मंदिर जो कि कानपुर में है, ठीक है। ये ईंटों से बना हुआ पहला ऊंचा शिखर मंदिर था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट आता है तिगवा एवं सांची। इन स्थलों पर गुप्तकालीन पत्थर के मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं शैल गुफाओं के एग्जाम्पल्स एंड विशेषताएं। शैल गुफा की बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, ये प्राकृत पहाड़ियों को तराश कर बनाई गई स्थल है। ये गुफाएं धार्मिक क्रियाओं, ध्यान तथा भिक्षुओं के निवास के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर भिक्षु ध्यान करते थे, रहते थे, ठीक है। शिल्पकला से युक्त स्तंभ, मंडप, मूर्तियाँ, गुफाओं की दीवारों तथा स्तंभों पर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती हैं। एंड धार्मिक विविधता, मतलब गुप्त काल की गुफाएं जो है ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित थी, इसलिए इसमें धार्मिक विविधता भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख उदाहरण शैल गुफाओं के जो कि उस टाइम पर बनाई जाती थी। जैसे पहली है उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफा जो थी ये मध्य प्रदेश में थी, ठीक है। उदयगिरी पहाड़ को तोड़कर नक्काशी करके ये गुफा बनाई गई थी, इसलिए इसको उदयगिरी गुफा कहा गया, ठीक है। ये कुल 20 गुफाएं थी जिनमें से अधिकांश हिंदू धर्म से संबंधित थी। गुफा संख्या 5 में भगवान विष्णु के वराह अवतार की भव्य मूर्ति स्थित है, ठीक है। ये जो मूर्ति है काफ़ी ज़्यादा यथार्थवादी है तथा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम भी इस गुफा में उत्कीर्ण किया गया है। तो उदयगिरी गुफा जो है ये शैल गुफाओं का ही उदाहरण है। एक थी बाघ गुफाएं। बाघ गुफा जो है ये भी मध्य प्रदेश में थी। कुल 9 बौद्ध गुफाएं थी ये, जहाँ पर भिक्षु जो थे वो रहते थे तथा ध्यान करते थे। इन गुफाओं में हमको सुंदर चित्रकला भी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है मूर्तिकला। गुप्ता काल की मूर्तिकला को भारतीय मूर्तिकला की ऊंचाई माना जाता है। उस टाइम की जो मूर्तियाँ होती थी उनकी विशेषताएं देखिए, शांतिपूर्ण तथा सौम्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ऐसी मूर्तियाँ होती थी जिनको देखकर ही आध्यात्मिक शांति मिले। मूर्तियाँ काफ़ी गंभीर होती थी जो कि उस टाइम पर बनाई जाती थी तथा सौंदर्य बोध उससे झलकता था। गुप्त स्माइल, जो गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान मूर्तियाँ बनती थी उनमें चेहरे पर हल्की मुस्कान देखने को मिलती थी जो कि संतुलन, भक्ति तथा दिव्यता को दर्शाती हैं। पारदर्शी वस्त्र, मतलब कि मूर्तियों में पतले पारदर्शी वस्त्र दर्शाए जाते थे जो कि शरीर की बनावट को उभारते हैं, ठीक है। मिट्टी, पत्थर तथा कांस्य का उपयोग किया जाता था मूर्ति बनाने के लिए। अलग अलग माध्यमों में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। कुछ मूर्तियाँ मिट्टी से बनती थी, कुछ मूर्तियाँ पत्थर से बनती थी, कुछ मूर्तियाँ कांस्य से बनती थी, ठीक है, कांस्य से। प्रमुख मूर्तियाँ देखिए कौन कौन सी थी। पहली है सारनाथ का बुद्ध, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध धर्मचक्र मुद्रा में। ये जो मूर्ति है ये गुप्त काल की उत्कृष्टता को दर्शाती है। सारनाथ में बनाई गई थी ये बुद्ध की मूर्ति, ठीक है। एंड सारनाथ में ये जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी ये सौम्य थी, संतुलन तथा दिव्यता से भरपूर थी। दूसरी है वराह अवतार, ठीक है, उदयगिरी। उदयगिरी में हमने अभी जाना, उदयगिरी में गुफा नंबर 5 में विष्णु जी के वराह रूप की एक मूर्ति है जो कि पृथ्वी को समुद्र से निकालते हुए उसमें विष्णु जी को वराह अवतार में दिखाया गया है। ये जो मूर्ति है धार्मिक प्रतीकवाद तथा शिल्पकला का सुंदर मिश्रण है। ये जो मूर्ति थी ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पर, ठीक है, वराह अवतार वाली मूर्ति जो कि कहाँ पे थी, उदयगिरी में थी। नेक्स्ट, विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश, इन सब की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। अनेक मंदिरों तथा शैल गुफाओं में इन देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ पाई जाती है, ठीक है। चित्रकला देखिए, गुप्त काल में चित्रकला को भी विशेष महत्व दिया जाता था। इस युग की चित्रकला में भावनात्मक गहराई, सजावट और प्राकृतिकता का संतुलन मिलता है, ठीक है। गुप्त काल में जो चित्रकला हमें देखने को मिलती है वो भावनात्मक गहराई से पूर्ण है। उन चित्रों में हमको भावनात्मक गहराई मिलती है देखने को, ठीक है। वो जो चित्रकला थी वो सजावट के लिए काफ़ी उपयोग की जाती थी। ज़्यादातर उस टाइम पर चित्रकला का उपयोग सजावट के लिए ही होता था, ठीक है। एंड प्राकृतिकता का उसमें संतुलन देखने को मिलता था। वो चित्र देखकर बिल्कुल प्राकृतिक लगता था, ठीक है, जो गुप्त काल में बनाए जाते थे। विशेषताएं देखिए, धार्मिक विषय वस्तु, बौद्ध जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, राजा रानी, देवता, इन सबसे संबंधित चित्र बनाए जाते थे।
ठीक है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था चित्रों में। हरा, नीला, पीला, लाल सभी रंग प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते थे। गुफा वगैरह में जो चित्र बनाए जाते थे उनमें भी रंग किया जाता था। एंड वो जो रंग बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे? प्राकृतिक स्रोतों से, ठीक है, जैसे फूल वगैरह से। भाव प्रदर्शन देखिए, चेहरे के भाव, नेत्रों की भाषा, शरीर की मुद्रा, इन सबको कुछ अत्यंत जीवंत तथा भावपूर्ण तरीके से पेश किया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख स्थल जहाँ पर ये चित्र मौजूद हैं। अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफा है, गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17, इनमें गुप्त काल की चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, ठीक है। बहुत सारे चित्र जो वहाँ पर प्रसिद्ध है, जैसे बोधिसत्व, पद्मपानी, महाजनक जातक, राजा हरिश्चंद्र, इन सब के चित्र वहाँ पर हमें गुफाओं में मिलते हैं। कुछ बाघ गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर बौद्ध विषय वस्तु पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं, जिनमें रंगों का उपयोग और भावों की प्रस्तुति की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से गुप्त काल ने भारतीय कला को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इस काल में मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई, ठीक है। नागर शैली में मंदिर निर्माण हुए। शैल गुफाओं में मूर्तिकला तथा चित्रकला का संगम देखने को मिलता है। शैल गुफाओं में मूर्तिकला तथा चित्रकला दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। मूर्तिकला में जहाँ दिव्यता और संतुलन है, वहीं चित्रकला में भावना और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। गुप्त युग की ये जो कला थी, ये आज भी भारत की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत का गौरव है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं गुप्तोत्तर काल की स्थापत्य कला के बारे में। गुप्तोत्तर काल मतलब कि गुप्ता पीरियड समाप्त होने के बाद का जो टाइम पीरियड था वो। तो गुप्तोत्तर काल की जो स्थापत्य कला थी वो भी काफ़ी प्रचलित थी। स्थापत्य कला मतलब कि आर्किटेक्चर, ठीक है। गुप्त काल खत्म होने के बाद, गुप्त शासन खत्म होने के बाद प्रतिहार, पल्लव तथा चालुक्य शासन आया, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई शक्तिशाली राजवंश उभरे, जैसे प्रतिहार जो कि उत्तर भारत में थे, पल्लव जो कि दक्षिण भारत में थे, चालुक्य जो कि दक्षिण पश्चिम भारत में थे। इन राजवंशों ने हिंदू धर्म तथा स्थापत्य कला को संरक्षण व विकास प्रदान किया। इनके बनाए मंदिर, गुफाएं तथा मूर्तियां आज भी भारतीय कला की महिमा को दर्शाते हैं, ठीक है। प्रतिहार स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो प्रतिहार देखिए, प्रतिहार जो वंश था ये 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। उत्तर भारत में था ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी कि इसमें नागरा शैली का विकास हुआ था। गर्भगृह, मंडप, शिखर तथा अलंकरण युक्त दीवारें इसकी थी, ठीक है। शिखर ऊपर की ओर सीधा उठता है तथा घुमावदार होता है, ये इसकी विशेषताएं थी, ठीक है। इसके अलावा विस्तृत मंडप होते थे, सभा मंडप होते थे जो कि शिल्पों से सुसज्जित होते थे, ठीक है। इनमें चित्रकला वगैरह भी देखने को मिलती थी, चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक है। मूर्तिकला देखिए, मंदिरों की दीवारों तथा स्तंभों पर देवी देवताओं की जीवंत मूर्तियां बनाई जाती थी। बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। प्रमुख उदाहरण देखिए, तिहरारा मंदिर जो कि ग्वालियर में है, तिलोनिया मंदिर जो कि राजस्थान में है, एंड खजुराहो मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ उस टाइम पर। प्रतिहार शैली में ही ये बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है पल्लव स्थापत्य काल। पल्लव स्थापत्य काल जो था ये पल्लव राजवंश के दौरान काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ, ठीक है। पल्लव राजवंश जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी तक चला था, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में था, ठीक है। आइए इसके मुख्य चरण देख लेते हैं पल्लव स्थापत्य कला के। पहला है शैलकृत स्थापत्य। शैलकृत स्थापत्य मतलब कि जो पहाड़ों में बनाए जाते थे, पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर, ठीक है। जैसे महाबलीपुरम की रथ मंदिर, पांडवों के नाम पर बने 5 रथ यहाँ पर स्थित हैं जो कि द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। एक चट्टान को काट कर रथों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है गुफा मंदिर। दीवारों पर कथा चित्रों की नक्काशी यहाँ पर की गई है। मंडप तथा स्तंभों की सुंदरता भी दिखाई गई है, ठीक है। अर्जुन की तपस्या, विशाल रिलीफ मूर्ति स्थित है यहाँ पर 100 फीट की, जो कि गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या का चित्रण करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ढांचे वाला पत्थर मंदिर। ये जो ढांचे वाला पत्थर मंदिर है, इसके उदाहरण क्या क्या है? कांचीपुरम का मंदिर,
कांची कैलाशनाथ मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बनाया गया पहला पत्थर मंदिर था। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक विविधता है, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर स्थित है, शिव विष्णु देवी के मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, विशेषता देखिए, पल्लव स्थापत्य शैली जो थी द्रविड़ शैली की आधारशिला थी। ये द्रविड़ शैली का उपयोग करके यहाँ पर मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है चालुक्य स्थापत्य कला। चालुक्य वंश जो कि 6वीं से 8वीं शताब्दी तक रहा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर यहाँ पर विशेषकर बादामी, ऐहोल, पट्टदकल इत्यादि गुफाएं बनाई गई। ठीक है, चालुक्य वंश जो था इसमें 2 स्थापत्य कला काफ़ी प्रसिद्ध हुई, बादामी और पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण, कुछ प्रमुख स्थापत्य शैलियाँ देखते हैं यहाँ की। वेसर शैली, उत्तर की नगरा तथा दक्षिण की द्रविड़ शैली का सम्मिलन था वेसर शैली। ठीक है, जब नागरा शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर किया गया तो एक नई शैली बनी जिसको वेसर शैली कहा गया। इसमें जो शिखर होते थे वो मध्यवर्ती होते थे, अधिक गोलाकार या बेलनाकार होते थे। ठीक है, गर्भगृह और मंडप का विकास, विस्तृत सभा मंडप होता था, स्तंभ होते थे और उनको अलंकृत किया जाता था चित्रों से या मूर्तियों से। ठीक है, धार्मिक विविधता, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, प्रमुख उदाहरण देखिए, बादामी जो कि गुफा मंदिर है, यहाँ पर 4 प्रमुख गुफाएं हैं, शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित करने वाली गुफाएं। गुफा 3 में भगवान विष्णु की मोहिनी, वामन तथा नरसिंह रूप की मूर्तियाँ स्थित हैं। ठीक है, एंड ऐहोल जो गुफा है इसमें दुर्गा मंदिर बनाया गया है, घोड़े की नाल के आकार का अपूर्व मंदिर है ये। ठीक है, एंड मिश्रित शैली का ये सुंदर उदाहरण है, इसमें भी मिश्रित शैली देखी जाती है। एक है लाड़खान मंदिर जो कि प्रारंभिक ढांचे वाला मंदिर है जिसमें सभा मंडप और गर्भगृह स्पष्ट रूप से निर्मित किए गए। ठीक है, अगर हम बात करें पट्टदकल गुफा की तो इसमें विरूपाक्ष मंदिर शामिल है, मल्लिकार्जुन मंदिर शामिल है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर जो था रानी लोक महादेवी द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, जो कि चालुक्य राजवंश की महारानी थी। एंड द्रविड़ शैली में इसमें शिखर तथा कला का उपयोग किया गया। मल्लिकार्जुन मंदिर की बात करें तो ये विरूपाक्ष मंदिर के समान नागरा तथा द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ठीक है, स्थापत्य की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं आइए देखते हैं। दक्षिण तथा उत्तर भारतीय शैली का समन्वय है, विवरणात्मक नक्काशी तथा मूर्तिकला का उपयोग किया गया है। शिल्पी परंपरा का विकास वास्तुकला में तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। ठीक है, आइए निष्कर्ष देखते हैं। तो इस तरीके से गुप्तोत्तर काल के प्रतिहार, पल्लव तथा चालुक्य राजवंशों ने भारतीय स्थापत्य कला को नई ऊंचाई दी। जो प्रतिहार थे उन्होंने उत्तर भारत में नागरा शैली का विकास किया, पल्लवों ने दक्षिण में शैलकृत मंदिरों का तथा द्रविड़ शैली की नींव रखी। इसके अलावा जो चालुक्य हुए उन्होंने उत्तर और दक्षिण की शैलियों का संगम किया जिसको वेसर शैली कहते थे। इनकी स्थापत्य परंपराएं आगे चलकर चोल, होयसला, चालुक्य, काकतीय तथा अन्य राजवंशों के लिए प्रेरणा बनी।